हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हरी कंपटीशन एकेडमी में। तो आज जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए नाम से स्पष्ट है, ठीक है। पटवारी भर्ती परीक्षा में गणित सेट बी से पूछे गए प्रश्न। तो सेट बी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको बेस मानते हुए ये विश्लेषण हम लोग बना रहे हैं। तो आप अपने अपने प्रश्न पत्र देखिए, मिलान कीजिए, जिन क्वेश्चनों का जो विश्लेषण होगा, ठीक है, जो संभावित उत्तर होंगे हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो आप अपने अपने प्रश्नों को देखिए, मिलान कीजिए और उसके अनुरूप आप अपना ये चेक कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का सही हल किया है, ठीक है, सही उत्तर दिया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जैसे कि उसने लिखा कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ए बी और सी डी जो दो रेखाएं हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक। जिसमें से कोण ए बी ओ, ठीक, जो कोण ए बी ओ बताया गया था ये आपको बताया गया था 40 डिग्री, और कोण सी डी ओ, तो सी डी ओ जो बताया गया था वो आपको बताया था 30 डिग्री। यहाँ पे आपको बोला गया कि कोण बी ओ डी जो है, ठीक है, सॉरी डी ओ बी जो है वो x डिग्री दिया गया है और उसी x का मान आपको निकालना था, ठीक है। तो इस प्रश्न को जैसे हम लोग हल करते हैं तो किस प्रकार से हल होगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप दो रेखाओं को खींच लीजिए। तो दो रेखाएं हम लोग खींचे, तो ये दोनों दो रेखाएं हो गई सपोज, ठीक। ये कौन सी रेखा थी, ए बी, और ये कौन सी रेखा थी, सी डी, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि एक बिंदु लिया गया O, तो B से O तक का जो कोण होगा, जो कोणीय दूरी होगी, इसको आपको बताया गया 40 डिग्री, ठीक है, ये O है। और वहीं D से O तक का जो कोण था इसको बताया गया 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप देखेंगे, देखिए इनके बीच में मध्य बिंदु O है, तो यदि हम लोग मध्य बिंदु O को लेते हैं तो यहां से एक इन दोनों के पैरेलल एक रेखा खींच देते हैं। तो जैसे ही आपने एक पैरेलल रेखा खींचा, ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैंने मान लिया कि ये F है और ये क्या है, E है, और एक पैरेलल रेखा हम लोग या फिर इसके समांतर खींच दिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा, जो AB होगा वो समांतर होगा CD के, और वो समांतर होगा किसके, E और F के। ऐसा हम लोग खींच दिए, ठीक, बिंदु O से होते हुए। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कोण बन जाएगा, ठीक है, कौन सा, BOF, और एक कोण बन जाएगा कौन सा, DOF, ठीक। तो इन कोणों को जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण होगा, क्लियर रखिएगा, ठीक है, ABO बराबर हो जाएगा कोण BOF के। वैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे कोण फिर से क्या हो जाएगा, जो CDO होगा वो बराबर हो जाएगा कोण DOF के। अब इनको क्लियर रखिएगा। देखिए कोण ABO आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 40 डिग्री के बराबर, और ये हो जाएगा किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर। अब इनका जो आधार है कि हमने उनको बराबर क्यों लिया, कि इसको हमने 40 डिग्री क्यों लिया और इसको हमने 30 डिग्री क्यों लिया, ठीक है। तो पहले इनको आप लोग क्लियर रखिएगा। यहाँ पे एक कोण के बारे में पढ़ते हैं, जब विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। तो इनका जो आधार है वो एकांतर कोण होगा, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो जो अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। जो अल्टरनेट क्या होते हैं, एंगल होते हैं, वो आपस में समान होते हैं। तो आपस में समान होने के कारण ये जब 40 डिग्री था तो नीचे भी 40 डिग्री होगा, और ये जब 30 डिग्री था तो ऊपर भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। इस आधार पे आपको पूछा गया कि ये जो कोण होगा इसका मान कितना होगा, तो 40 और 30 का योग होता है कितना, 70 डिग्री। तो इस प्रकार से जो पहला आंसर है वो आपका होगा 70 डिग्री। देखिए ये प्रश्न जो है सीजी व्यापम इससे पहले भी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जैसे कि आप देखेंगे तो इसमें आपको दिए गए भिन्न का मान ज्ञात करने बोला था। तो ये जो है फ्रैक्शन पे बेस्ड था, और आपको मिश्रित फ्रैक्शन जो होते हैं, मिश्रित भिन्न जो होते हैं वो आपको दिए गए थे। जैसे कि आप पहला देख रहे हो तो 2 सही 2/3 है। अब इसको हम लोग सरलतम रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। सरलतम रूप में जब लिखेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना, 8, तो 8 बटा क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 3। वैसे ही आप देखेंगे तो अगला है 4 से ही 1/3, तो आप इसको भी लिख लीजिए सरलतम रूप में। तो 3 चौक 12, 12 और 1 13, तो 13/3। और देखिए जो 15/13 है ये ऑलरेडी क्या है, सरलतम रूप में लिखा हुआ है।
इसको यदि वो चाहता तो इसी को लिख सकता था कुछ इस प्रकार से, ठीक है, 1 सही 2/13, लेकिन उसने उसको पहले ही कितना रखा है 15/13, तो उसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसे ही रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/13, हम लोग इसको इस प्रकार से लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो जो गुणा करने के लिए दिया गया है तो सारे जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन के हैं, तो हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 13/3 और ये हो जाएगा कितना 15/13, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। इनको आपस में जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होंगे और 3 और ये कितने बार हो जाएगा 5 बार। तो इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल रहा है कितना 40/3। तो इनका जो मान होगा वो क्लियर रखिएगा, कितना हो जाएगा 40/3। तो इस प्रकार जो उत्तर होगा आपका वो कितना हो जाएगा 40/3, ठीक है। तो ध्यान देते चलिएगा, 41 का जो आंसर आया 70 डिग्री ऑप्शन सी, 42 का जो आंसर आया वो 40/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे आप बढ़ेंगे, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो उसका आयतन क्या होगा। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसने क्या बोलना चाहा और क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम लोग बेसिक डायग्राम बना लेते हैं कि जो बेलन होगा वो किस प्रकार की आकृति होती है। तो एक सिलेंडर जो होगा देखिए वो लगभग आपका कैसा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको एक सिलेंडर मिलता है और इसको हम लोग उसका क्या ले लेते हैं रेडियस, और ये जो होता है, ठीक, जैसे आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है उसका हाइट होता है जब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऐसा एक सिलेंडर रहेगा। तो इस समय जैसे आप इसकी त्रिज्या की बात करोगे, ठीक है, तो जो त्रिज्या है वो कितनी है अभी 8 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हमने ले लिया h सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए आपको किसके बारे में बोला जा रहा है, आयतन। तो जब आयतन हम लोग लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं आयतन, ठीक, कि आयतन जो होता है बेलन का πr² होता है, ठीक। तो पहले आप इसको फोकस करेंगे, ठीक है, कि आयतन उसका क्या हो जाएगा πr², मतलब त्रिज्या का वर्ग और उसके साथ ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअल में जब आप आयतन को पढ़ते हो, जो इसके कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, तो उस समय आयतन को डिनोट किया जाता है क्षेत्रफल के साथ जब आप उसको एक ऊंचाई दे देते हो, ठीक है। और क्षेत्रफल के साथ जब हम लोग ऊंचाई देते हैं तो ये क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। जैसा कि आप देखेंगे बेलन का जो निचला सतह होता है वो निचला सतह एक वृत्त के आकार का होता है और वृत्त के आकार का होता है, इसलिए उसकी जो क्षेत्रफल होती है वो πr² होती है और उसको एक ऊंचाई देना मतलब उसको एक ऊंचाई h दे दिया गया और जैसे ही आप h दिए, ठीक है, तो उसका आयतन हो गया πr²h। आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला कि आप उसमें क्या करिए कि जो बेलन था उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दीजिए। तो बेलन की त्रिज्या को सपोज दोगुना करेंगे तो यही आकृति हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यही आकृति आपको कुछ ऐसा मिलता हुआ मिलेगा, ठीक है। हाइट को उसने कांस्टेंट रखा है तो हाइट आपका वही रहेगा, बस ये जो रेडियस होगी, ठीक है, ये बढ़ जाएगी और इस समय क्या हो जाएगा, ये r रहेगा और ये भी r। इसका मतलब होता है कि जैसे आप इसके लिए देखेंगे जो रेड शेप की आकृति होगी तो इसके लिए जो त्रिज्या रहेगा, ठीक है, वो त्रिज्या आपका हो जाएगा कितना 2r और जो ऊंचाई होगी देखिए उसको बोला गया है कि ऊंचाई कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, h रहती है। तो इस आधार पर जो उसका आयतन होगा, ठीक है, तो उसका जो आयतन होगा आप उसको भी बता सकते हो, जैसे पाई r के जगह में अभी हम लोग लिख देंगे 2r² और इनटू क्या होगा h। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4πr²h, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या मिल गया 4πr²h। अब जैसे इसको आप समझ पाते हैं तो ये जो πr²h था इसका प्रारंभिक आयतन था, ठीक है। पहले का जो आप आयतन देख पा रहे हो ब्लैक कलर में जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, तो उसका जो आयतन था वो कितना था πr²h और उसी का कितने टाइम्स मिल रहा है 4 टाइम्स, 4 गुना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्लियर रखिएगा, आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। जैसे आप इसको जैसे क्लियर करना चाहते हैं, ठीक, तो इसको सीधा सीधा ठीक, जो भी वृद्धि या फिर कितना गुना होगा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या को ही बेस मानते हुए चलते हैं, एक तरफ त्रिज्या को ले लेते हैं और एक तरफ आयतन को या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो आयतन की जैसे आप बात करोगे तो देखिए आयतन में क्या होता है, जो त्रिज्या होता है वो हमेशा
आर स्क्वायर के टर्म्स में होता है। तो आयतन में यदि आप 2 गुना कर रहे हो, ठीक है, तो 2 गुना मतलब 2 का स्क्वायर आयतन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 गुना। यदि आप इसको 3 गुना करते हो तो 3 का स्क्वायर 9 गुना। यदि आप इसको 4 गुना करते हो तो 4 का स्क्वायर 16 गुना। यदि आप 5 गुना करते हो तो 5 का स्क्वायर 25 गुना। तो ये कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए मिलते रहेगा, ठीक है। तो अभी जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 4 गुना। ऐसे ही आप ऊंचाई के लिए क्लियर करना चाहोगे तो ऊंचाई के लिए क्लियर कर लीजिएगा। इसमें ऊंचाई h होता है, और जब जब आप ऊंचाई में ठीक है ऊंचाई को 2 गुना 3 गुना करते जाओगे तो उसका आयतन भी उतना ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 44th क्वेश्चन है, ठीक। देखो 44th क्वेश्चन में जैसे कि आप देखेंगे तो इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा पेपर में थोड़ा अजीब लगा होगा, ठीक है। वहां पे जो सेंटर है वो थोड़ा सा ऊपर खिसका हुआ दिखा होगा, लेकिन जैसे आप इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए आपको दिया गया है कि जो OA होगा, ठीक है, जो यहाँ पे क्या होगा OA होगा, ठीक। इसकी जो वैल्यू है वो अभी आपको कितनी दी गई है 5। जैसे कि एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा हम लोग के पास एक क्या है सर्कल है, ठीक। अब सर्कल का एक रेडियस ले लेते हैं। सपोज हमने क्या ले लिया O, इसमें आपको दिया है OA, तो इसको सपोज हमने कितना ले लिया 5। अब उसके बाद यहाँ से एक जीवा गुजर रही है, ठीक है, एक जीवा गुजर रही है, कॉर्ड गुजर रही है। कौन सा है वो A और B, ठीक है। तो जो डायग्राम था, ठीक, पेपर में वो थोड़ा सा जो सेंटर है वो आपको अलग दिखा होगा। बाकी यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो इस जीवा की जो लंबाई थी वो आपको दे दी गई थी कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऊपर आपको दिया था ये कितना था 5 सेंटीमीटर। अब जैसे इसमें आप देखेंगे, ठीक, तो OD AB के लंबवत है। जैसे उसने OD को जहां से बोला तो उसको क्लियर रखिएगा, जो OD है यहां से आप खींच दिए कहां तक, नीचे तक, ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो OD जब हम लोग खींचते हैं तो जब भी हम लोग लंबवत की बात करते हैं, लंब की बात करते हैं, हमेशा केंद्र बिंदु से करते हैं। तो केंद्र बिंदु से करते हैं, इसी आधार पर हमने O को वहां पे क्या ले लिया, केंद्र ले लिया, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे तो एक जीवा पर जब आप लंब डालते हैं तो जीवा पर लंब डालना मतलब उस समय जीवा को 2 समान भागों में बांटना होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री पर इसको क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो ये 2 समान भागों में इसको बांट देगी। तो 2 समान भागों में बांटेगी तो दोनों भाग हो जाएंगे 4-4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये रहेगा आपका C, ठीक। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग को मिलता है इस पे, ठीक है। जैसे आप एक लंब डालेंगे तो एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। तो ये जो समकोण त्रिभुज होगा वो हो जाएगा OC और A। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, या फिर कर्ण होती है, और उसी कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक तो आपका OC हो जाएगा, तो OC का वर्ग कर लीजिए, और एक हो जाएगा 4 और 4 का वर्ग, ये आपका 25 रहेगा, ये 16 प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस, और यहाँ से आप लिख सकते हो OC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से OC बराबर लिखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 9। तो OC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि OC की वैल्यू पूछा होता तो बिल्कुल आप लिखते हो उसको 3, ठीक। आगे जैसे आप देखेंगे तो आपको इसमें CD की वैल्यू पूछा है, CD बराबर होगा। तो जब यहाँ से हम लोग CD की वैल्यू निकालते हैं तो देखो अगला स्टेप होता है कि आप OA को बराबर कर सकते हो OD के, ठीक है, और दोनों बराबर होंगे किसके 5 के, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, ठीक है, ये क्या होगा उसका त्रिज्या होगा। तो जब रेडियस की बात करेंगे, त्रिज्या की बात करेंगे, यहाँ पे OD को हम लोग लिख सकते हैं कितना OC प्लस CD और इक्वल्स टू 5। हमने OC की वैल्यू 3 निकाला, प्लस क्या हो जाएगा CD इक्वल्स टू 5, और CD इक्वल्स टू यदि मैं निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2। और जैसे ही आप CD की वैल्यू निकाल लिए वही आपको पूछा गया है, तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। एक बार फिर से आप देखिएगा बना करके, कुछ दिक्कत आएगी तो आप वापस, ठीक है, हमसे यहाँ पे या तो एकेडमी आके पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो होगा, या फिर आप चाहें तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन होगा जैसे कि आप देखेंगे, ठीक, ये भी CG व्यापम के द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीट कर चुका है, ठीक है। इसके बाद इससे पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं, ठीक। देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखा A प्लस बी, ठीक है, फिर क्या लिखा B प्लस सी, फिर क्या लिखा C प्लस A, और इनके लिए अनुपात दिया गया है 6, 7 और 8। एक को मैं लिख दिया 6x, एक को मैं लिख दिया 7x, और एक को मैं लिख दिया 8x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, तो इन
तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दे रहा हूँ, तो तीनों को आपस में जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। इस तरफ क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इस तरफ क्या हो जाएगा 8 7 15, 15 और 6 21x, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसको जैसे आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2, और 2 इंटू क्या होगा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 21x, ठीक। ये हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, तो x इक्वल्स टू 28 अपॉन कितना 21। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, दोनों 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21, तो x की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्लियर रखना, आपको पूछा क्या है, तो आपको पूछा गया है क्या, c का मान क्या होगा। तो आपके पास आपको क्लियर है, आपको क्या पता है a प्लस बी प्लस सी, कितना पता है 14। तो यदि यहाँ से हम लोग a प्लस बी का मान रख देते हैं तो किसका मान मिल जाएगा, c का। तो a प्लस बी का मान आप कितना रख सकते हो, देखो 6 है, और 6 के साथ यदि हम लोग 4/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 प्लस c हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना होगा 14। तो c इक्वल्स टू 14 माइनस 8, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6। तो c का जो मान होगा वो 6 के क्या होगा, समान होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो आसान था, ये आपका घातांक नियम पे बेस्ड था, ठीक। जो घातांक रूल होते हैं, घातांक नियम होते हैं, उन पे आधारित था। तो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से क्लियर रखिएगा। जैसे जो रूल होता है, एक आप लिखते हो a टू पावर m और पूरे की पावर n इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं, a की पावर m इंटू n, एक रूल ये होता है। एक जैसे आप लिखोगे तो जब आधार समान होते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में रहते हैं तो उनके जो पावर्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। एक रूल होता है जब दोनों किस में होते हैं, डिवाइड में होते हैं, तो उस समय दोनों के दोनों आपस में घट जाते हैं। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इनके बारे में हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक तरफ आपको p के पावर में सारे टर्म्स दिए गए और एक तरफ आपको p के पावर में अननोन टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो जो जो नोन टर्म्स हैं, जो जो आपको संख्या दी गई है, पहले उनको सॉल्व कर लो। देखो इसमें p की पावर 3, 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो उसको जैसे मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा p की पावर 6 इंटू क्या होगा p की पावर 4 अपॉन हो जाएगा p की पावर 9। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ये टर्म्स हो जाएगा किसके इक्वल टू, p के इक्वल p के पावर r, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर दोनों मल्टीप्लिकेशन में दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, नीचे डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे p की पावर 4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 और 4 10, 10 माइनस 9 1, तो p की पावर 1 इक्वल्स टू p की पावर r। तो यहाँ से पावर्स इक्वल होंगे तो दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू 1। तो इसका जो आंसर आएगा, इसने r का मान पूछा था और r का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, देखिए ये भी उसी घातांक नियम का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्लियर रखना है, जैसे 1296 दिया यहाँ पे और अगला दिया 36, ठीक है। जैसे एक संख्या आपको दे रहा है 1296 और इसकी घात कितनी है 0.75 इंटू 36 है और इसकी घात है -1, ठीक है। तो जब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो दोनों के जो आधार होंगे, जो बेस होंगे, उस बेस को हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन दोनों को हम लोग समान कर सकें। तो जैसे कि अभी समान करते हुए मैं इनको लिख रहा हूँ 6, तो 6 की पावर 4 होता है आपका 1296, ठीक है। और इसकी पावर में कितना है 0.75 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36 और इसकी पावर में क्या है -1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 4 का मल्टीप्लिकेशन 0.75 से, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 6 की पावर 3 और इंटू 6 की पावर हो जाएगा यहाँ पे -2। अब दोनों के आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे तो 3 - 2। अब इसको आप लिख सकते हो 6 की पावर 1 और इसको आप बता सकते हो 6, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा इसका 6, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा, ठीक। जैसे यदि किसी धन का 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो एक तो होता है कि इनको हम लोग कॉन्सेप्चुअल एक बार सॉल्व करके देख लें, दूसरा ये होगा कि उसको हम लोग ट्रिकी से सॉल्व करके देखें, विकल्प से, ऑप्शन से सॉल्व करके देखें, ठीक है।
तो पहले मैं उसका बेस बता दे रहा हूँ ताकि आप बेस को एक बार अच्छे से क्लियर कर सको और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देख सको। ठीक है, तो इसमें जो जो दिए गए हैं पहले आप उनको मेंशन कर लो। तो पहले तो उसने दर दिया हुआ है, जो रेट है ये कितने परसेंट के बराबर है, 8%। ठीक है, एनुअल दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है, तो ऐसा आप इसको मेंशन करते हैं तो पूरा मेंशन करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक 8% वार्षिक। समय दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष। और उसके बाद आपको दिया हुआ है जो CI है वो कितना है, 832 रुपये। मतलब 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 832 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो पता होना चाहिए। तो दिया नहीं है, मान लेते हैं भाई उसको, क्या मान लेते हैं, P रुपये। ठीक है, अब जैसे इसके आप इसकी बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। जैसे आप फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे तो उसको आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज लिखते हैं तो जो अमाउंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब अमाउंट का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो, P 1 + R/100 और इसकी पावर n। तो ये होता है आपका अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है उनको हम लोग पुट करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो क्या क्या पुट हो जाएगा। तो सबसे पहले अमाउंट इक्वल्स टू, तो अमाउंट तो हम लोग को नहीं पता, तो इसीलिए हम लोग लेके चल रहे हैं किसको, चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले को। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 832 हो जाएगा और इक्वल्स टू P हम लोग को नहीं पता, P रख लेते हैं। तो 1 + R/100 इसको हम लोग लिखते हैं 1 + 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 और इसकी पावर 2 और माइनस क्या हो जाएगा, P। ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 25। मतलब कुल मिला के आप नीचे 25 देख रहे हैं, ऊपर 2 देख रहे हैं। जब इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो ऊपर 27 होगा, नीचे 25 होगा। 27 का स्क्वायर मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार बना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक, और ये हो जाएगा P। 65 का होता है 625 और माइनस क्या हो जाएगा, P। ये ऐसा रहेगा। ठीक है, आगे जैसे आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या होगा उसको क्लियर रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 729P अपॉन 625 माइनस P है, तो जब इस तरफ आप सॉल्व करोगे तो ये तो 832 रहेगा। ठीक, और इधर हो जाएगा, देखिए 729 में 625 घट जाएगा, तो 729 में 625 घटेगा तो 104। ठीक है, P बटे कितना हो जाएगा, 625। तो जब P इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे तो 832 गुणित 625 बटे हो जाएगा 104। ठीक है, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स और P इक्वल्स टू आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी ये 8 टाइम्स होगा ना, 8 कर लीजिएगा और ये हो जाएगा कितना, P इक्वल्स टू 5000। तो ये जो 5000 मिला, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन होगा। अब जब मूलधन मिला तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 2 वर्षों का 5000 गुणित दर है 8, समय है 2 और बटा हो जाएगा 100। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 800। ठीक है, और यही 800 आपका फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा कि 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 800 रुपये। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका क्या होता है, बेस क्वेश्चन होता है, बेसिक सॉल्व होता है। ठीक, देखिए इसी को जैसे आप शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे तो कुछ नहीं। ठीक, उस समय आप विकल्प लोगे तो आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। देखिए विकल्प लेने के लिए भी आपका थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि जब कभी भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको पूछ रहे हैं, ठीक, आपको क्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा समान होता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। ठीक, इस कारण जो बनने वाले ब्याज होते हैं प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो 800 रुपये है, 850 रुपये है, 900 रुपये है, 816 रुपये है। तो जब आप ऑप्शन से चलते हैं तो आप इसमें पहले वर्ष का देख लीजिए ब्याज क्या होगा। तो 800 2 भागों में बढ़ जाएगी, 2 वर्ष का है तो 800 जब 2 भागों में बटेगी, ठीक है, क्लियर रखिएगा, पहला वाला कितना होगा, 400 और दूसरे वर्ष के लिए भी क्या होगा, 400। ठीक है, ये पहले वर्ष का CI है और ये क्या होगा, दूसरे वर्ष का CI होगा। ठीक है, मतलब यहां से आप निकाल लिए CI 400, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों आपस में समान होते हैं।
ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी रहा तो पहले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो SI के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब पहले वर्ष उसको कितना मिलेगा, 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब बात आती है दूसरे वर्ष का। तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक खासियत ये होती है कि ये ब्याज पर भी ब्याज बनाता है, ठीक है। मतलब मूलधन पर ब्याज बनेगा वो तो अलग है, जैसे यहाँ पे आप मूलधन पर ब्याज बनाओगे 400, वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ ही उस ब्याज पर भी 8% का ब्याज बन जाएगा। तो 400 का 8% का ब्याज, ठीक है। तो 400 गुणित क्या हो जाएगा, 8/100। यहाँ से क्या होगा, 2 2 0 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा, 32। इस प्रकार 2 वर्षों में बनने वाला ब्याज बराबर, जैसे आप इसको लिखोगे तो 400 प्लस 400 और प्लस कितना, 32, ये आपको मिल जाएगा 832, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो कि 832 हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, इसीलिए जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 800 रुपये, ठीक है। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद जैसे आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन होगा, ठीक, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। जैसे आप इसको देखते हैं तो इसने लिखा किन्हीं 2 संख्याओं के योग का वर्ग, ठीक है। तो जैसे किन्हीं 2 संख्याओं के योग का वर्ग आप देखते हो तो आप सबसे पहले 2 संख्या ही मान लो, एक x होगा और एक क्या होगा, y होगा, ठीक है। अब इसमें बोला योग का वर्ग, तो योग का वर्ग मतलब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, उनका वर्ग कर देंगे, ठीक है। उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो उनके गुणनफल के 4 गुने मतलब 4 × xy, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हम लोग नंबर सिस्टम जब भी पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। जो 2 संख्या होते हैं उनके योग का वर्ग, ठीक है, और उनके जो अंतर का वर्ग है उन दोनों का अंतर 4xy के बराबर होता है। जैसे कि आप इसको देखे होंगे, ठीक है, एक बार समराइज कर लीजिएगा, ठीक। जैसे क्या होगा, x प्लस y का हम लोग क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर, तो आपको मिलता है x² प्लस y² प्लस कितना, 2xy, ठीक है। और एक मिलता है x माइनस y का स्क्वायर और ये आपको मिलता है x² प्लस y² माइनस 2xy, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा देता हूँ, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब बचेगा क्या इस तरफ, तो x², ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ मिलता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 4xy। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, उसको देखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरफ ले चलते हैं और इसको दूसरी तरफ। तो देखिए इसको जब इस तरफ लिखेंगे आप x माइनस वाई का स्क्वायर और इक्वल्स टू, ये माइनस में जाने के बाद दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपको 0 ला के दे देगा। तो यहाँ से आप x माइनस वाई जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, 0, तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप x अनुपात y जब लिखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1:1। तो देखो ये तो रहा आपका बेस टर्म्स, ठीक है, जहाँ पे बेस से आप आंसर किए। दूसरा ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को सपोज, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से बनाते हैं, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल में आपको इस इक्वेशन को लेना जरूरी होता है, ठीक। जैसे x प्लस वाई का क्या होगा, स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy। देखिए आपके पास विकल्प है, ठीक है, ऑप्शन है 2:1। तो 2:1 मतलब एक बार आप x बराबर 2 रख दो और y बराबर 1 रख दो। तो 2 और 1 रखेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, x है तो 2, 2 और 1 3, तो 3 का वर्ग बराबर 4 × 2 × 1 मतलब 9 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 8। तो ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो जब 2 और 1 पॉसिबल नहीं होगा तो 1 और 2 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 और 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 + 1 का स्क्वायर होगा और इक्वल्स टू 4 × 1 × 1। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा और इस तरफ 4 हो जाएगा।
तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हीट एंड ट्रायल से भी आप ले सकते हो 1:1, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, कर लेंगे। अब जैसे आप आगे देखते हैं, देखिए तो ये जो क्वेश्चन था, जैसे k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा, ठीक है, कोइंसिडेंस होंगे। तो इस कंडीशन में जैसे आप इसको लिखते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे आप इनको बनाते हैं, तो यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है, और ये ग्राफ इफेक्टिव होते हैं, अच्छे से इनको क्लियर रखिएगा कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको पहले एक बार देख लीजिएगा और उनके अकॉर्डिंग हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। इस बार इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है, 2 चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, वहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपको 3 चीजें बोली जाती हैं, तीनों को क्लियर रखिएगा, ठीक है। जैसे एक होता है, ठीक, इसको आप टेबल बना के लिख लीजिएगा, ये हमेशा के लिए आपको, ठीक है, याद हो जाएंगे। तो एक होता है अद्वितीय हल, ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय हल, ठीक, जिसको आप बोलते हो यूनिक, ठीक है, सॉल्यूशन। सेकंड जैसे आप लिखोगे, तो सेकंड जैसे हम लोग लिखते हैं तो क्लियर रखिएगा, कोई हल नहीं, ठीक है। और थर्ड लिखते हैं अनंत हल। जैसे आप इसको लिखोगे तो इसको लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। और एक होता है जो आपका इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये रहता है अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनंत हल। तो जब इनकी बातें होती हैं, देखिए एक तो होगा कि आप इनको एक समीकरण के अनुरूप लिखते हैं, और समीकरण के अनुरूप कैसे लिखते हैं, तो 2 इक्वेशन लिखा जाता है, दोनों को क्लियर रखिएगा, और उनको उनसे रिलेट किया जाता है। जैसे पहला इक्वेशन होता है, ठीक है, a1x + b1y और प्लस c1 = 0, ये पहला इक्वेशन जिससे तुलना करनी होती है, कंपेयर करनी होती है। दूसरा इक्वेशन a2x + b2y प्लस c2 = 0, ये ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, =0, ये ऐसा रहता है, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर के तुलना करते हैं कि वहां पे जो इक्वेशन होगा उसमें क्या क्या होगा। जैसे अभी हम लोग तुलना करते हैं, तो a1 = क्या लिख सकते हो, देखिए उसमें कितना है, 1 है, ठीक है। b1 = क्या लिख सकते हैं, 2 है, और c1 = क्या लिख सकते हैं, 7 है, लेकिन किस में हो जाएगा, माइनस में। वैसे ही आप a2 = लिखोगे तो आपको 2 मिलेगा, b2 = लिखोगे तो आपको k मिलेगा, और c2 = लिखोगे तो आपको 14 मिलेगा माइनस में, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कंपेयर हो गया, ठीक। अब जब बात करते हैं अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनंत हल, अभी आपको पूछा गया था कोई हल नहीं और किसको, अनंत हल को, ठीक है। तो यहाँ पे संपाती होना मतलब दोनों रेखाओं की बात कर रहा है, जो 2 रैखिक समीकरण मिलेंगे उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो पहले तो यूनिक सॉल्यूशन को आप क्लियर करिएगा। यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है, जब इक्वेशन में आप लोग क्लियर रखना, ठीक है, कि a1/a2 ये बराबर नहीं होता है किसके, b1/b2 के। तो जब ऐसा इक्वेशन मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और इस समय जो 2 रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो 2 रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेद करती नजर आती हैं, और प्रतिच्छेद मतलब कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा। तो ये जो होता है प्रतिच्छेद होता है जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते चलती हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे। अगला कोई हल नहीं देखते हैं, तो कोई हल नहीं में क्लियर रखिएगा, ये नो सॉल्यूशन वाले कंडीशन आते हैं, जहां पे जो रेखाएं होती हैं उनको लेते हैं समांतर, ठीक, समांतर मतलब दोनों अलग अलग तरफ से जाएंगे, ठीक है, ऐसा, जिनका कोई हल नहीं होता, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इस समय आप लोग क्लियर रखना, ये लिखा जाता है a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं c1/c2, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये ऐसा रह जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा, अनंत हल, इन्फिनिट सॉल्यूशन। तो इन्फिनिट सॉल्यूशन में क्लियर रखिएगा, यहाँ सबके सब समान हो जाते हैं, a1/a2 = b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे बोला जाता है संपाती, ठीक है, संपाती मतलब दोनों के दोनों एक ही के ऊपर गुजरते हैं रेखा।
तो इसीलिए यहाँ पे अनंत हल मिलते हैं ना, क्लियर रखिएगा। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, संपाती, जब ओवरलैप्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इनसे क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे। जैसे अभी का क्वेश्चन है, इसमें संपाती लिखा हुआ है, मतलब अनंत हल दिया गया। तो अनंत हल कब होंगे, जब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 समान होंगे। तो देखो a1 बाई a2 पहले से 1 बाई 2 है, ठीक है, तो ये 1 बाई 2 हो गया। b1 बाई b2, इसको 1 बाई 2 करने के लिए k की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, तब जाके 1 बाई 2 होगा। यहाँ पे -7 -14 है, जैसे मैं इसको रख करके एक बार बता देता हूँ। तो ये 1 बाई 2 होगा इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 बाई क्या होगा, k होगा, और इक्वल्स टू -7 और -14, ये दोनों कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2। अब इनमें से किसी भी एक को हम लोग ले लेते हैं, सपोज इनको ले लेते हैं। तो जब इसको हम लोग लेंगे तो 1/2 होगा और ये 2/k। तो k इक्वल्स टू जैसे ही आप लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। और k इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4। k का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो दिए गए तीनों भिन्न, तो ठीक है, भिन्न का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप भिन्नों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो जो भिन्नों का एलसीएम होता है, जब इनको हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, क्लियर रखिएगा। जो अंश होते हैं उन अंश का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और जो हर होते हैं उनका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंश क्या क्या था आप उसको देख लीजिएगा। तो अंश थे अभी क्या, 36, 48 और 72, ठीक है। और जो हर थे वो क्या क्या थे, 225, ठीक है, और 150 और कितना, 65, ठीक है। तो ऊपर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और नीचे का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा, जैसे आप निकालेंगे तो 144 और एचसीएफ आ जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका आंसर रहा वो कितना रहा, 144/5, ठीक। अगला 52वां क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। तो आप एक आयताकार क्या ले लीजिएगा, प्लॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इस प्लॉट का जो दिया गया है, ठीक, क्या क्या दिया गया उसको देख लीजिएगा। तो ये कितना होगा 5x, और इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, 8x। क्वेश्चन बोला कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। तो लंबाई इसका 8x है और उससे 60 मीटर कम है आपका क्या, चौड़ाई, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 3x, और 3x इक्वल्स टू 60। तो x इक्वल्स टू आपको मिल गया कितना, 20, ठीक है। और इस प्रकार आप जैसे देखेंगे तो लंबाई हो जाएगी 160 और चौड़ाई हो जाएगी 100। इस प्रकार परिमाप जैसे हम लोग देखेंगे तो या तो आप फॉर्मूला में रखिए, या फिर परिमाप जो होता है आप जानते हैं कि बाह्य भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे तो लिखा होता है 2l + b, 2 लंबाई धन चौड़ाई। आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये 2 होगा, ये 160 और प्लस कितना, 100। तो 160 और 100 कितना हो जाएगा, 260, और 260 दूनी कितना हो जाएगा, 520, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कितना, 520 मीटर, ठीक है। ये इस प्रकार से बनेंगे। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे जैसे आप देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे लिखा हो यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जैसे आप प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो इसको लिखा जाता है समय पहला, ठीक, नीचे लिखा जाता है समय दूसरा, ठीक है, और इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा जो भी गुना वाले कंडीशन। तो ये पहला गुना लिखा और उससे 1 कम कर देते हैं, और वहीं नीचे आप देखोगे तो 1 गुना आपको मिलेगा दूसरा गुना और उससे भी 1 कम। तो ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ट्रिकी होता है। इसका बेस से आप देखेंगे तो बेस के लिए आप जो हमारे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जाके एक बार देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन अपलोड किए गए हैं, तो वहाँ से एक बार आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे समय पहला समय दूसरा बराबर क्या हो जाएगा, गुना पहला -1 और गुना दूसरा -1। तो समय पहला आपको दिया गया, देखिए उसमें 6 वर्ष, तो 6 हो जाएगा। दूसरा आपको निकालना है, ये सपोज T2 रहा, ठीक है। पहला गुना के बारे में देखें तो उसमें लिखा था 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 2 - 1, और यहाँ पे दूसरे को हम लोग देखें तो 4 गुना, तो 4 - 1, ये 6/T2 होगा, और यहाँ पे ये 1 लिख सकते हैं, और ये कितना 3। तो जैसे ही आप T2 इक्वल्स टू लिखोगे तो 6 × क्या हो जाएगा 3, जो कि बराबर होगा किसके, 18 के, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं 18 वर्ष, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बस ये जो समीकरण दिख रहे हैं, ठीक है, इस समीकरण को बस क्या करना था, हल करना था। तो जब समीकरण को आप हल करेंगे, देखिए उनके लिए एलसीएम कितना आ जाएगा बता सकते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जब एलसीएम 20 होगा तो ऊपर की ओर क्या क्या होगा उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले 5 एंगल ए प्लस 5 एंगल बी प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 4 एंगल सी और इक्वल्स टू 41 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इन सब को 4 के टर्म्स में लिख देते हैं, और 4 के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ से एक ए बचेगा और यहाँ से एक बी। तो जैसे इसको आप लिखोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस करके लिख देंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 820 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 और किसका, 41 का। इसको आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, 18 चौक कितना हो जाएगा 700, ठीक है, 20 डिग्री, और इस तरफ कितना हो गया 820 डिग्री। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कोण ए और कोण बी दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अगला जो होगा, देखिए अगला सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये तो क्लियर रखिएगा, ये क्वेश्चन विलोपित होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप यहाँ पे ला नहीं सकते हो। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो 7/8 3/5 दोनों का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 21/40, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, -1/5 प्लस 1/4, और अगला देखो ब्रैकेट में है तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, सबका एलसीएम हो जाएगा कितना, 40। तो ये मिलेगा आपको 21 माइनस 5 से लिखेंगे तो 8, 4 से लिखेंगे तो 10 और फिर 4 से लिखेंगे तो 90, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा होगा 113/40, और 113/40 को जैसे आप भाग देंगे तो 40 दूनी 80, अभी भी यहाँ पे बचेगा 33 और 33/40। तो या तो विकल्प जब दिए गए उसमें हो सकता है कुछ त्रुटि होगी, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रही होंगी, ठीक है। तो इस आधार पे जो आंसर होगा 2 से 33/40 होगा, जो कि विकल्प में नहीं दिए गए हैं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विलोपित, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाते हो तो 40% आपको दिया गया है, तो 40% कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, तो आप 1% पहले निकाल लीजिए, तो 1% बराबर 20/40, इसको आप लिख सकते हो 1/2। तो यदि संख्या पूछा जाता तो हम लोग 100% निकालते, यहाँ पे उसी संख्या का 25% पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा यहाँ से बता सकते हो कि 25% जो होगा वो कितना होगा। तो 25% मतलब 25/2, जब 1% 1/2 है तो 25% 25/2 होगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा कितना, 12.5, ठीक है। बेस से बनाते तो सबसे पहले उस संख्या को आप x लेते, और x लेते मतलब सीधा आप लिखते कि x का जो 40% है वो कितना है, 20 है। तो x इक्वल्स टू आपको मिलता 20 गुणित 100 बटा कितना, 40, और इसको आप सॉल्व करते तो आपको मिलता 50, ठीक है। और फिर हम लोग लिखते कि 50 का 25%, और 50 का 25% मतलब 50 गुणित 25 और बटा क्या होगा, 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12.5, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 12.5, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा, ठीक। देखिए इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, जब आप एक समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के क्वेश्चन 2 चीजों पे बेस्ड होते हैं, एक तो क्षेत्रफल और दूसरा परिमाप। कई लोगों ने इसका आंसर क्या किया, क्वेश्चन देखा, क्षेत्रफल को ध्यान नहीं दिया और परिमाप के आधार पर उन्होंने आंसर लगा दिया कितना, 90, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा है क्षेत्रफल के आधार पे, तो जब ऐसे क्वेश्चन को आप करते हो तो उस समय जो ध्यान रहेगा क्षेत्रफल में रखिएगा। क्षेत्रफल में हमेशा जब भी आप देखते हो तो जो भुजा होती है, ठीक है, तो जो भुजा होती है उसका हमेशा हम लोग वर्ग की बात करते हैं,
ठीक है, जो भी भुजा होती है उसकी वर्गों की बात करते हैं, जबकि परिमाप में किसकी बात करते हैं, भुजा की बात करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो जब भुजा की बात करते हैं यहाँ पे सीधा सीधा सॉल्व करना था, जैसे 5 है 75 तो 15 5 से 75 हो गया, तो 15 छक्का 90, ये परिमाप का आंसर होता। ठीक है, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल पूछा गया है, तो जैसे आप इसको मेंशन करते हैं ना, तो उस समय आपको लिखना होता कि वहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, पी क्यू आर और डी एफ की भुजाएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल इतना है, तो आपको इसमें दिया, जैसे आप इसको लिखते हो तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इनका जो अनुपात होगा, जैसे अगला कौन सा त्रिभुज डी ई एफ का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप के केस में इसी को परिमाप और परिमाप लिखते। आगे जैसे आप देखेंगे तो इस तरफ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजा होगी, जो साइड होगी, और बटे में लिख देंगे त्रिभुज डी ई एफ की भुजा। अब देखिए इसी को क्लियर रखना है ना, इस समय इस भुजा का वर्ग होगा, और जब आप परिमाप को लिखते हो तो केवल और केवल क्या लिखते हो, वहां पे भुजा लिखते हो। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये आपको 75 दिया गया, यहाँ से आपको इसको निकालना है। ठीक, त्रिभुज डी ई एफ को, और इक्वल्स टू ये आपको कितना दिया गया 5, और नीचे आपको दिया गया 6, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 75, नीचे रहेगा त्रिभुज डी ई एफ और इक्वल्स टू 25/36। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दिया 75, और यहीं से आप लिख सकते हो कि त्रिभुज डी ई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 108। ठीक है, और ये आपका फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए ये ऐसा हो गया। अगला जैसे आप देखेंगे तो 58 है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हैं तो इनके बेस के लिए फिर से एक बार बोलूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, आप जाकर के देखिए, इनका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वहाँ अच्छी तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप इसको बनाते हो तो आप कैसे बनाएंगे, आप उस पर फोकस रखें। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको एक ग्राफ बना लो, वो आपको आसान लगेंगे क्वेश्चन। जैसे एक विषय आपको दिया गया उसको एक सर्कल से बता दो, दूसरा विषय जो दिया गया उसको आप दूसरी सर्कल से बता दो। अब इसमें देख लो पास के बारे में बोला जा रहा है कि फेल के बारे में बोला जा रहा है। तो जैसे इन्होंने लिखा कि अंग्रेजी और गणित में जो उत्तीर्ण हुए उनकी प्रतिशतता 80 और 70 है। जैसे इनकी प्रतिशतता सपोज हम लोग कितना ले लिए 80%, और इनकी प्रतिशतता कितना ले लिए 70। ये सपोज इंग्लिश वाले हैं और ये कौन से वाले हैं, मैथ्स वाले हैं। ठीक है, तो अब जैसे 80% की बात करते हैं तो ये पहले सर्कल के अंतर्गत जो भी शामिल होंगे वो सब के सब उस 80% में शामिल रहेंगे। वैसे ही इस दूसरे सर्कल में जो शामिल होंगे वो 70% में अर्थात मैथ्स में शामिल होंगे। तो इस प्रकार यदि आप देखोगे तो ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, इसको क्लियर रखिएगा, ये दोनों में सम्मिलित होता है। ठीक, मतलब एक बार इंग्लिश में और एक बार मैथ्स में। तो इस वजह से यहाँ के विद्यार्थी 2 बार दोनों में काउंट हो चुके होते हैं, एक बार इंग्लिश में भी काउंट हो जाते हैं, एक बार मैथ्स में भी काउंट हो जाते हैं। अब रही बात ये उत्तीर्ण है, तो उसमें बोला गया 10% अनुत्तीर्ण है। तो देखिए जब 10% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तो शेष जो 90% होंगे वो सब के सब क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। तो अब हम लोग इंग्लिश और मैथ्स को जोड़ते हैं, और इंग्लिश और मैथ्स को जोड़ते हैं तो उसको 90% करने बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो 80 और 70 कितना हो जाएगा, देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो 80 और 70 को पहले आप जोड़िए, कितना हो जाएगा 150। अब इसको चेक करते हैं 90 से कितना अधिक है, तो 90 से कितना अधिक है 60। तो 90 से जितना अधिक होगा, अब देखिए 90 आया कहाँ से, तो जब 10% अनुत्तीर्ण होंगे तो 90 क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। तो उसी 90 को हम लोग 150 में माइनस करते हैं। अब 150 में इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये जो 60 आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये 60 इन लोगों की संख्या है जो यहाँ पे बीच में है, जिनको हमने 2 बार, ठीक है, एक बार इंग्लिश एक बार मैथ्स में काउंट कर रखा था। और इसी 60% को अभी आपको दिया गया है कि ये जो 60% है, ठीक, ये 144 विद्यार्थियों के बराबर हैं। तो यदि मैं 1% निकालूं तो 1% आपका 144/60 होगा, और यदि मैं पूरी कक्षा का प्रतिशत निकालूं जो कि 100% है,
तो ये 144 गुणित 100/60 होगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 240, ठीक है। और ये इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 240। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है, ठीक है, और उसी को वापस रिपीट किया गया है, ठीक। हमारी जो बुक है वहां भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी प्री 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे 1 से 40 के वर्ग की औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप इनको क्लियर रखिएगा, जब आप प्राकृत संख्या की बात करते हैं, अर्थात जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग दो रूपों में पढ़ते हैं, एक तो क्रमागत के रूप में और एक क्रमागत सम और विषम के रूप में। तो यहाँ पे क्रमागत के लिए दिया गया है, देखो क्या लिखता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और अप टू मिल जाएगा 40 का स्क्वायर, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग लिखते हैं, देखो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं 40 हैं, तो योग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक। योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई कितना 6, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, ठीक है। तो जैसे योग हम लोग पहले निकाल देते हैं, तो योग क्या हो जाएगा 40, फिर 41, फिर 81 और अपॉन कितना 6, ये योग हो जाएगा। जब बात आती है औसत की, तो औसत को हम लोग क्या लिखते हैं योग बटे संख्या, और योग बटे संख्या मतलब योग को हम लोग लिखेंगे कितना 40 इंटू 41 इंटू क्या हो जाएगा 81 अपॉन 6, और फिर से संख्या को हम लोग लिख लेते हैं 40। देखो यहाँ से 40 और 40 कैंसिल। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 27 का 41 के साथ गुणा करते हैं, तो 27 एकम कितना होगा 7, 2 आएगा, और 27 चौक जैसे हम लोग करेंगे तो 108, 108 और 2 110 और बटे क्या हो जाएगा 2। इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 553.5 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला ऐसे देखते हैं 60वां क्वेश्चन। तो ये अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, बार बार आपको पूछे जाते हैं। जैसे इसने क्या पूछा है पहले उसको फोकस करते हैं। पहले इसने लिखा कि एक लड़का है अपने सामान्य चाल से, ठीक 5/9 चाल से 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है, तो उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो सामान्य समय आपको पूछा गया, तो सामान्य समय जो होता है, ठीक है, किसको बोलते हैं सामान्य समय, तो क्लियर रखिएगा यदि वो देर नहीं होता है या फिर पहले नहीं पहुंचता है, ठीक है, जो उसका वास्तविक समय होगा उसी को सामान्य समय करके लिखा जाता है। तो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इस समय जो चाल दिया होता है वो हमेशा इस फॉर्मेट में दिया रहता है, ठीक है, a/b के टर्म्स में। तो जब हम लोग सामान्य समय निकालते हैं तो इस समय क्लियर रखिएगा जो आपको चाल दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आपको a/b दिया हुआ है तो उसी को लिखा जाता है a/b-a, ठीक, और इनटू जो देर या पहले समय होता है, ठीक है, ये ऐसा लिखा जाता है देर या पहले समय, जब मिनट में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जब इनकी बात करेंगे देखिए अभी क्या हो जाएगा 5, तो b-a मतलब 9 माइनस क्या हो जाएगा 5, और इनटू क्या है 15 मिनट देर से है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/4 इंटू क्या हो जाएगा 15, और इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं 75/4, ठीक है, और 75/4 आपका फाइनल क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी को जैसे आप देखना चाहेंगे कि मान लो आपको लिखा कि वह वर्तमान में कितने समय में पहुंचा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 15 और ऐड कर देंगे, ठीक है, 15 यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा वर्तमान समय जो 15 मिनट देर से वो पहुंच रहा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे क्या लिखा m+1/m की वैल्यू निकालनी है अगर m = √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो m = लिखा हुआ है √7 माइनस √5 अपॉन क्या हो जाएगा √7 प्लस √5, ठीक। इनको जैसे आप देखेंगे तो एक तो होता है परिमेयकरण, तो परिमेयकरण मतलब नीचे की संख्या को आप देखते हो प्लस में है तो अपोजिट साइन के साथ उसी संख्या को लेकर के आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा।
अब नीचे आप देखेंगे तो a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक। ये 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 2 रूट 7 इंटू 5 मतलब 35। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाया, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 7 रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा कैसा, रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू क्या, रूट 5, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व किए तो ऐसा आ गया। नीचे में रूट 7 का स्क्वायर तो 7 और रूट 5 का स्क्वायर तो 5, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 12 माइनस 2 रूट 35 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से दोनों से ऊपर से दो कैंसिल हो जाएंगे, ये 6 और कितना 1, तो आपको मिलेगा 6 माइनस रूट 35। ये m की वैल्यू है, तो जब मैं 1 अपॉन m निकालूंगा तो उस समय 1 बाई कितना हो जाएगा, 6 माइनस रूट 35। फिर से इसको करते हैं परिमेयकरण, तो 6 प्लस रूट 35 अपॉन 6 प्लस रूट 35। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर आ जाएगा 6 प्लस रूट 35 और नीचे होगा 36 माइनस 35, तो आपको मिल जाएगा कितना, 6 प्लस रूट 35। जैसे आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो m प्लस 1 बाई m इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 35 प्लस 6 माइनस, सॉरी ये प्लस है तो ये आपस में कैंसिल, ठीक है। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 12। आप यहाँ से 12 को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बीजगणित से फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2, ठीक है। आपको दे दिया क्या, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2, ये दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। जैसे इनका स्क्वायर करते हैं तो माइनस रहता है तो क्या होता है, उसमें प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। वहाँ पे जैसे आप लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके जो भी वहाँ पे 1 होगा वो ऐड हो जाएगा, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इसको लिखोगे तो डायरेक्ट एक बार हम लोग दोनों साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, वही चीज़ जो हम लोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर से माइनस 2 इंटू एक्स और फिर क्या हो जाएगा, इंटू 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 4, ये ऐसा हो जाएगा। कर लेंगे आगे। जैसे आप इसको देखते हैं तो इसी को शॉर्ट ट्रिक करके बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करते हो तो आपको एक तरफ स्क्वायर मिल जाता है, और इसी को देखो इनका स्क्वायर करके उसमें क्या करते हैं, प्लस 2 कर देते हैं, तो 1 बाई 4 प्लस कितना होगा 2। इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 9 बाई, ठीक है, 4, ठीक। इसको सुधार लीजिएगा, तो 9 बाई क्या मिल जाएगा, 4। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, 4x स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। तो दोनों साइड हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू 9 बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल। तो आपको मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 9, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो इसमें साइकिल की कीमत 1150 रुपये पर अंकित की गई। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है, साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला को क्लियर रख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जैसे हम लोग लिखते हैं तो एक तरफ आप लिखते हो क्या, अंकित मूल्य 100 माइनस छूट प्रतिशत, ठीक। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, इसीलिए हमेशा अंकित मूल्य के साथ 100 माइनस छूट प्रतिशत लिखेंगे, और इक्वल्स टू क्रय मूल्य या लागत मूल्य, ठीक है, 100 प्लस क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, ठीक है, और बटे क्या होगा 100। दोनों तरफ से 100 और 100 कैंसिल। अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 1150, तो आप इसको 1150 रख दीजिए, इंटू 100 से 15 घट जाएगा, तो 100 से 15 घटेगा मतलब 85, और इस तरफ लागत मूल्य के साथ हो जाएगा 115, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो CP इक्वल्स टू 1150 गुणित कितना हो जाएगा 85 और बटे रहेगा 115, ये कैंसिल होंगे 10 टाइम्स,
और यहाँ से लागत मूल्य आपको मिल जाएगा 850 रुपये। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 850 रुपये। ठीक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको क्लियर रखना किससे दिए गए हैं, लाभ हानि से दिए गए हैं। जैसे 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 5 संतरों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1 रुपये। तो अच्छा ये है कि आप 1 संतरे का निकाल दो, तो 1 संतरे का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 1/5 रुपये। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 5 रुपये। अब जब आपके पास एसपी 1/5 रुपये है तो आप प्रतिशत लाभ भी दिया गया है, आप उसको भी लिख लीजिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा 20%। ठीक, आपको यहाँ पे क्लियर रखना है कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ और बटा क्या होता है 100 होता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लाभ हानि के चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो डेटा दिया गया सबको रख देना। ठीक, तो ये 1/5 होगा इक्वल्स टू CP आपको निकालना है। ये 100 प्लस कितना हो जाएगा 20, 120 होगा और बटे क्या हो जाएगा 100। तो जब CP इक्वल्स टू हम लोग निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा ऊपर 100 और नीचे 120 गुणित कितना 5। ठीक है, अब इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सब कैंसिल होके नीचे आपको मिलेगा कितना 1/6। तो इसका मतलब ये है कि 1 संतरे का जो क्रय मूल्य होगा वो 1/6 रुपये होगा। जैसे आप लिखेंगे तो लिख लेना कि 1 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 1/6 रुपये। तो 1 रुपये में मिलने वाली संतरों की संख्या, तो ये 6 कहाँ चले जाएगा ऊपर। ठीक है, और इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 6। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया, एक गोलाकार गुब्बारा। जैसे आप गुब्बारा देखते हैं, देखिए गुब्बारा कैसा होता है, लगभग इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बोला गया कि एक गोलाकार गुब्बारा है, उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 है और हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक गुब्बारा ले लेते हैं, तो अभी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है A1 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग गोले का जानते हैं, क्या हो जाएगा 4πr²। अब जैसे ही क्या होगा, इसमें आप क्या करते हैं, हवा भरते हैं। तो हवा भरते हैं तो ये जो गोला होगा, जो गुब्बारा होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 3r हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जा रही है। तो A2 इक्वल्स टू जब हम लोग लिखते हैं तो ये 4π और इसको हम लोग लिखेंगे 3r²। मतलब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 × 9 कितना हो जाएगा 36πr² होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको निकालना था, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है A1 और A2। लास्ट में आपको पूछा कि A1/A2 की वैल्यू क्या होगी। तो A1/A2 की जो वैल्यू होगी, क्लियर रखिएगा, ये 4πr² है और नीचे आपको मिल जाएगा 36πr²। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, 4 और ये कितने बार 9। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 1/9। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे क्लियर रखिएगा, यदि परिमेय संख्या बोलता है तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन यदि अपरिमेय संख्या होता, ठीक, तो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, दोनों को क्लियर रखना है। ठीक है, यदि परिमेय संख्याओं का गुणनफल बस बोला गया तो आप वहाँ पे केवल और केवल परिमेय संख्या लिखेंगे, लेकिन जब अपरिमेय बोला जाएगा तो वो दोनों हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ऐसा है। तो इसके पहले मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, कि आप जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से A1 जो होगा 2 होगा, ठीक, A2 जो होगा वो 4 होगा, ठीक है, B1 3 होगा, B2 6 होगा, C1 -8 होगा, C2
7 होगा। इसका बेस मैंने पीछे अभी बताया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हूँ कि जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है, तो इस समय जो होता है कोई हल नहीं होते, नो सॉल्यूशन लेते हैं उसको, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जैसे आप लिखेंगे तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर C1/C2 के जगह में क्या लिखेंगे, -8/-7, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, ठीक है, और ये आपस में बराबर नहीं है। तो जैसे आप इसको लिखोगे 1/2 इक्वल्स टू 1/2 और नॉट इक्वल्स टू 8/7। तो यहीं से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो अगला तो क्वेश्चन आपका 68, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 तथा महत्तम समापवर्तक कितना है, 16 है। एक संख्या 128 है, तो जैसे हम लोग इसमें लिखते हैं तो एलसीएम हम लोग को दिया गया है 1920, ठीक है। एचसीएफ हम लोग को दिया गया है 16 और पहली संख्या आपको दिया गया है 128 और दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। तो जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, सपोज x। तो इसको हम लोग लिखते हैं तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या गुणित क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ। तो जब x इक्वल्स टू आप लिखोगे तो 1920 इंटू 16 अपॉन हो जाएगा 128, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 16 से कैंसिल होगा, 16 कितना हो जाएगा 8 बार, ठीक है। और 8 से जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 शून्यम 100। तो आपका आंसर होगा कौन सा, 240, ठीक है। इसका भी जैसे आप लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगला, ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे कम संख्या के से शुरू कर, ठीक है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखो आप सबका जानते हो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ठीक है। जो स्क्वायर रूट 100 है वो हो जाएगा कितना, 10, और जो 4 का स्क्वायर है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16। और वहीं यदि हम लोग रूट 80 की बात करते हैं तो ये जो रूट 80 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर रखिएगा, वो 8 से 9 के बीच में होगा, ठीक। लगभग आपको 8.9 समथिंग कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इनको जैसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्रम से ही आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो रूट 80 हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, इससे बड़ा होगा कौन सा, 3 का स्क्वायर, फिर इससे बड़ा होगा 10 किसमें, ठीक है, स्क्वायर रूट 100, और फिर सबसे बड़ा होगा कौन सा, 4 का स्क्वायर। तो जो ऑप्शन होगा आप उसको देख लीजिएगा। तो ऑप्शन पहला ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट में जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। तो जैसे के बीच लिखा हुआ है, ठीक है, तो के बीच लिखा हुआ है तो 500 के बाद क्या होगा, 501। अच्छा तरीका ये माना जाता है कि के बीच में आप 500 को कैंसिल कर दें, ठीक है। आंसर बाकी वही आता है एक बार, लेकिन आप उसको कैंसिल करते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। अगला है 1000 के बीच बोला, तो 1000 को आप क्या कर दो, फिर से कैंसिल, तो आपको इससे पहले मिलेगा 999। तो एक बार आप 501 को 6 से भाग दे दो, तो 6 से भाग देंगे तो 6 × 48, ठीक है, 2 बचेगा 1, ये कितने बार, 3 बार, 18। तो यहाँ पे मिल गया कितना, 83, 83, ठीक है। वैसे ही आप 999 को 6 से भाग दीजिए, तो 999 को 6 कम 6, 3 बचेगा 9, 6 छक्का 36, फिर से 3 बचेगा 9, फिर से 6 छक्का 36 और ये 3। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 166। तो डायरेक्ट यदि सॉल्व करना है तो 166 माइनस 83 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 83। तो इसका जो आंसर होगा वो 83 होगा, ठीक है। तो एक बार जैसे आप फिर से देखना चाहेंगे तो एक बार मैं बस खाली उनके आंसरों को आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि जो आंसर होंगे वो कौन कौन से होंगे, ठीक। चलिए देखिए इसमें जैसे आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 70, सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 40/3, ठीक। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 4 गुना, बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कौन सा, 2 सेंटीमीटर, ठीक। अगले क्वेश्चन का आंसर होगा 6, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा, 1, ठीक है, ऑप्शन ए।
बाकी क्लियर करते चलना है, ठीक है। आप एक बार मिलान करिए अपना आंसर जो होगा, ठीक। वैसे 47, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 6 हमने कितना निकाला है उसको, 6। स्लाइड थोड़ा खिसक गया इसीलिए वो जो है, ठीक है, 10 पे दिख रहा होगा, ठीक। वहां पे क्या हो जाएगा 6। फिर अगला जैसे आप देखेंगे 48, तो उसका आंसर होगा कौन सा, 800, ठीक है। चलिए अगला जैसे आप देखोगे तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 1:1। वैसे आप फिर से देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो k = 4, इसको मैं मार्क नहीं कर पाया था, तो आप इसको करके चलिए कितना हो जाएगा, 4th, ठीक है, 4 हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला 51 ऑप्शन ए 144/5, 52 ऑप्शन सी 520, ठीक है। फिर 53 ऑप्शन ए 18, ठीक है। 54 ऑप्शन सी 100, ठीक। 55 ये विलोपित होगा क्वेश्चन जो होगा। 56 यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 12.5, ठीक है। 57 ऑप्शन सी 108, 58 ऑप्शन सी 240, ठीक है। 59 ऑप्शन बी 553.5, 60 ऑप्शन डी 75/4, ऑप्शन 61, ठीक है, क्वेश्चन 61 ऑप्शन बी 12, 62 ऑप्शन ए 9, 63 ऑप्शन सी 850, 64 ऑप्शन डी 6, ठीक है। 65 ऑप्शन डी 1/9, 66 ऑप्शन ए परिमेय संख्या, 67 ऑप्शन डी कोई हल नहीं होगा, 68 ऑप्शन बी 240, 69 ऑप्शन ए, ठीक है, √80, 3² √100 और 4²। और लास्ट क्वेश्चन आपका था 70 ऑप्शन सी 83, ठीक है। तो इसके बाद जो होगा अगला वीडियो जो रहेगा, जो रीजनिंग के पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इनसे कुछ क्वेरी होगा तो बिल्कुल स्वागत है आपका, आप आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इनके लिए जो ठीक है हैंड रिटन नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनसे रिलेटेड आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। बाकी पॉसिबल रहा तो इसको भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।